आज की ये कहानी है राजेश खन्ना के बंगला आशीर्वाद की। और जिसे कभी भूत बंगला कहा गया था, इसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। एक पूरा दौर गुजरा जब फिल्म स्टार्स की स्टारडम की पहचान उनके आलीशान बंगले रहे हैं। ये बंगले फलक छूती कामयाबी से लेकर दिल तोड़ने वाली नाकामी तक के खामोश गवा रहे हैं। और आप देखिए, सुपर स्टार राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद ये, लेकिन इस बंगले की दास्तान राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम से सालों पहले शुरू हुई थी। भूत बंगला के नाम से मशहूर बानो विला, ये आप देखते हैं कि बांद्रा पश्चिम मुंबई का एक मशहूर उपनगर। आज ये यहाँ का बांद्रा बैंड स्टैंड और उसके करीब की कार्टर रोड एक लैंडमार्क लोकेशन के रूप में जाने जाते हैं। ये आप देखिए, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, ये आप देखिए। और इसकी महाराष्ट्र की राजधानी गुजरात, सीमा किस किस से लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। समंदर के सामने बसे इस पॉश इलाके में आज भी कई बड़े फिल्म स्टार और बिजनेसमैन रहते हैं। कई हाई राइज बिल्डिंग्स की वजह से आजकल ये इलाका बेहद भीड़ भाला वाला महसूस होता है, लेकिन गौर से देखें तो इन आलीशान और ऊंची इमारतों के बीच आज भी आपको सालों से खड़ी कुछ जर्जर इमारतें और पुराने बंगले नजर आ जाएंगे। ये इमारतें और बंगले अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। 1950-60 के दशक में कार्टर रोड पर बहुत बंगले हुआ करते थे। इनमें से ज्यादातर ईस्ट इंडियन और पारसी समुदाय के लोगों के हैं। और इसी आप देखते हैं कि इसी कार्टर रोड पर समंदर के सामने वाला एक बंगला आसियाना उस दौर में हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ संगीतकार नौशाद का हुआ करता था। आसियाना के करीब ही एक और 2 मंजिला बंगला था जो बेहद जर्जर और बुरी हालत में था। और इंटरनेट पर मौजूद कई लेखों में कहा गया है कि पहले ये बंगला अभिनेता भारत भूषण का था, लेकिन ये दावा सही नहीं है। इस बंगले की बाहरी दीवार पर अंग्रेजी में गुदा हुआ था बानो बिला। आसपास के लोग इस बंगले को अभिशप्त बंगला या भूत बंगला कहकर पुकारते थे। कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था। तकरीबन इसी दौर में हिंदी सिनेमा में 10 साल से संघर्ष कर रहे अभिनेता राजेंद्र कुमार को मदर इंडिया 1957 में अपने छोटे से रोल और उसके बाद धूल का फूल 1959 से कुछ कामयाबी मिली थी और उनके घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा डिम्पल। परिवार बढ़ रहा था तो राजेंद्र अपने सांता क्रूज के किराए के छोटे फ्लैट से किसी बड़े घर में शिफ्ट होना चाहते थे। 3 फरवरी 1959 को सुबह उन्हें एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का फोन आया। कार्टर रोड पर एक 2 मंजिला घर है, बिल्कुल वैसा जैसा आप ढूंढ रहे हैं, क्या आप अभी आ सकते हैं? और ये जानकारी राजेंद्र कुमार की आधिकारिक जीवनी जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए सुपरस्टार लिखने वाली लेखिका सीमा सोनी अलीम चंद ने से मिली है। उन्होंने मुझे बताया कि राजेंद्र कुमार उसी समय वहां पहुंचे। उन्होंने देखा ये पुराना खूबसूरत घर समंदर के सामने था जहां से ठंडी हवा आ रही थी। उन्हें फौरन अपने परिवार के ज्योतिषी की बात याद आ गई, जिन्होंने कहा था कि राजेंद्र का नया घर समंदर के पास होगा। पहली नजर में ही बानो बिला राजेंद्र को जम गया। प्रॉपर्टी ब्रोकर से किराया पूछा तो उसने कहा कि मकान मालिक किराए पर नहीं बल्कि बेचना चाहता है। यहाँ कोई राइटर रहता है जो लोगों को बताता रहता है कि इस घर में भूतों का वास है, ताकि एक घर बिकने ना पाए और वो खुद यहाँ रहता रहे। मकान मालिक किसी भी हाल में इसे बेचेगा और मैं आपको अच्छी डील दिला सकता हूँ। सौदा तय हुआ 65,000 में। राजेंद्र की पत्नी भूथा घर के बारे में सुनकर घबरा गई, लेकिन पत्नी की मां बोली, बंबई जैसे शहर में इंसानों के रहने को तो जगह नहीं है, भूत क्या खाक रहेंगे। 65,000 उस समय आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। फैसला हो गया, मगर राजेंद्र कुमार के पास पूरे पैसे नहीं थे। उन्होंने मशहूर फिल्मकार BR चोपड़ा से कहा कि वो न सिर्फ उनकी फिल्म कानून, जिसमें गाने नहीं थे, बल्कि 2 और फिल्मों में काम करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें उनकी फीस एडवांस दे दी जाए। VR चोपड़ा मान गए और राजेंद्र कुमार ने भूत बंगले के नाम से मशहूर बानो विला को खरीद लिया। और आप देखेंगे कि खरीद लिया और उसका नया नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, डिम्पल। करीबी दोस्त अभिनेता मनोज कुमार की सलाह पर राजेंद्र कुमार गृह प्रवेश से पहले भूतों को भगाने वाला एक विशेष हवन करवाना नहीं भूले। फिल्म इंडस्ट्री के पुराने लोग याद करते हैं, इस घर ने राजेंद्र कुमार की किस्मत बदल दी और जिस बड़ी कामयाबी को वो पिछले 10 साल से ढूंढ रहे थे, अब अचानक से आई। जिस दौर में वो इस बंगले में रह रहे, वो राजेंद्र कुमार का सबसे सुनहरा दौर बन गया। मेरे महबूब, घराना, संगम, आरजू, सूरज, उनकी ज्यादातर फिल्में जुबली मनाती थी और जिसकी वजह से वो हिंदी सिनेमा के जुबली कुमार कहलाए। लेखिका सीमा सोनी अलीम चंद्र की लिखी जीवनी जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए सुपर स्टार में राजेंद्र कुमार कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के सबसे कामयाब और बेहतरीन साल इसी घर में गुजारे।
काफी दौलत और शोहरत हासिल कर चुके राजेंद्र कुमार कुछ साल बाद ये बंगला छोड़कर पाली हिल इलाके के अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। कार्टर रोड का ये बंगला जो राजेंद्र कुमार को के बेहतरीन दौर का गवाह था, अब एक नए मालिक का इंतजार कर रहा था। इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहराने वाला था। 1969 में राजेश खन्ना की कामयाबी ने किसी तूफान की तरह देश में दस्तक दी। वो पहले फिल्म स्टार थे जिन्हें जिन्हें फेनोमेना कहा गया और जिसके लिए सुपरस्टार शब्द गढ़ा गया। बंबई से ही पले बड़े राजेश खन्ना को समंदर बेहद पसंद था और एक सी फिशिंग घर खरीदने का उनका पुराना सपना था। ये बंगला उन्हें अपने सपने के बेहद करीब लगा। साल 1969 में आधे से ज्यादा बीत चुका था जब एक शाम निर्देशक रमेश बहल राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार के घर बैठे हुए थे। राजेंद्र कुमार के घर बैठे हुए थे और आप देखें तब राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार से बोले, पापा जी आपका क्वार्टर रोड वाला बंगला खाली पड़ा है और मुझे एक घर खरीदना है। राजेंद्र कुमार ने जवाब दिया, मुझे उस घर को बेचने की जरूरत नहीं है और आप देखिए पापा जी प्लीज इस बारे में सोचिएगा। मैंने अपना कैरियर शुरू किया और आप देश के सबसे बड़े स्टार हैं। आपका घर ले लूंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। शायद आपके जैसी थोड़ी बहुत कामयाबी मेरे हिस्से भी आ जाएगी। राजेश खन्ना ने बहुत देर तक मिन्नत की। आखिरकार राजेंद्र कुमार मुस्कुराए, वरखुरदार अगर ऐसा है तो डिम्पल तुम्हारा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये घर तुम्हारे लिए किस्मत लेकर आएगा। राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बंगले के साथ किस्मत की अदला बदली। सीमा सोनी आलिम चंद्र ने लिखा कि इस बात से राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला बेहद नाराज हुई। उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा भी था कि हमें पैसे की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने सिर्फ 3.5 लाख में वो घर बेच दिया। मगर आप देखिए राजेंद्र कुमार जवान दे चुके थे। बंगला बिकने के बाद राजेंद्र कुमार की फिल्म आश्चर्यजनक रूप से पिटने लगी और वह तो हीरो उनका कैरियर ढलान पर आ गया। मीडिया ने कहा कि इसकी वजह भाग्यशाली डिम्पल का बिकना है, मगर राजेंद्र कुमार खुद इसमें यकीन नहीं करते थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना बड़े धूमधाम से बंगले में शिफ्ट हुए और अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना से बंगले का नाम रखने को कहा। राजेश के माता पिता को अचानक मिली इस बेमिसाल कामयाबी के बाद ये डर सताता कहीं उनके बेटे को किसी की नज़र ना लग जाए। अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने मुझे इस बंगले के नामकरण से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई। काका जी, राजेश खन्ना के पिता बोले बंगले का नाम आशीर्वाद होगा। इसके पीछे इस सोच थी कि उनका बेटा हमेशा आशीर्वाद के साय में रहेगा। वो बोले अगर जतिन राजेश से जलने वाला उसे खत में गाली देगा या बुराई भी लिखकर भेजेगा तब भी पते के रूप में उसे राजेश खन्ना आशीर्वाद को लिखना ही पड़ेगा। यानी राजेश खन्ना को अपने घर आने वाले हर खत हर संदेश के जरिए आशीर्वाद मिलता रहेगा। बंगले में शिफ्ट होते ही राजेंद्र कुमार से ही भी ज्यादा करिश्माई सफलता राजेश खन्ना के जीवन में आई और लगातार 15 सुपरहिट फिल्म मैगजीन और अखबारों में सुपरस्टार के नए बंगले की तस्वीर छपी। आशीर्वाद भी राजेश खन्ना की तरह ही मशहूर हो गया। बंबई के टूरिस्ट डिपार्टमेंट का खास टूरिस्ट स्पॉट बन गया। देश भर से बंबई आने वाले लोगों की खास मांग रहती है कि उन्हें सुपरस्टार का बंगला दिखाया जाए। हर रोज उनके पास फैंस के ऐसे हजारों खत आते जिसमें पते के रूम में बस इतना ही लिखा होता, राजेश खन्ना आशीर्वाद बंबई। और इनमें राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों के खुशबू के महकते खत भी होते थे, शादियों के प्रपोजल भी और खून से लिखे ऐसे खत भी जिनके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। आशीर्वाद पहुंचने वाले खतों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि राजेश खन्ना ने उन खतों को छांटकर उनका जवाब देने के लिए बाकायदा एक शख्स को रख लिया। ये शख्स थे प्रशांत रॉय। प्रशांत तकरीबन 20 साल तक आशीर्वाद में काम करते रहे और प्रशांत ने मुझे बताया कि आशीर्वाद में फैन मेल का ढेर लगता था हर दिन। काका जी अक्सर आते थे और पूछते थे, प्रशांत आज सबसे अच्छे खत कौन से चुने। वो जोर जोर से खत पढ़ते थे और हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। वो फैंस के जज्बात देखकर हैरान हो जाते थे। हंसते हुए पंजाबी में कहते, हुनकी करा, इधर से लोग उधर से लोग, खून से दे लेटर, मैं क्या करूं ये की हो गया। और हाल ये था कि इंडस्ट्री में नई कहावत बन गई थी कि ऊपर आका नीचे काका। और इस बंगले में राजेश खन्ना का तस्वीरों और ट्रॉफी से सजा हुआ वो मशहूर कमरा भी था जिसमें बैठकर वो इंटरव्यू दिया करते थे। लेखक सलीम खान ने मुझे बताया कि आज मेरा बेटा सलमान बड़ा स्टार है। हमारे घर के बाहर उसे देखने के लिए हर रोज भीड़ लगती है। लोग मुझसे कहते हैं कि किसी स्टार के लिए ऐसा क्रेज पहले नहीं देखा। मैं उन लोगों से कहता हूं कि इसी सड़क से कुछ दूरी पर कार्टर रोड पर आशीर्वाद के सामने मैं ऐसे कई नज़ारे देख चुका हूं। राजेश खन्ना के बाद मैंने किसी भी दूसरे स्टार के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी। और हर शाम को आशीर्वाद में महफिल सजती थी और जिसे फिल्म इंडस्ट्री में खन्ना दरबार के नाम से पुकारा जाता था।
आशीर्वाद में नई डिंपल। अजीब संयोग था कि जिस बंगले का नाम पहले डिंपल हुआ करता था, उस घर की मालकिन एक और डिंपल बनी। राजेश की गैर हाजिरी में घर पर आने वाले फोन कॉल रिसीव करके उन्हें एक नोटबुक में लिखने का काम प्रशांत रॉय का था। उन्होंने मुझे बताया कि काका जी का फोन नंबर 53 170 हुआ करता था। तकरीबन हर मिनट एक कॉल आती थी। एक सुबह एक लड़की का कॉल आया, वो काका जी से बात करना चाहती थी। उसने अपना नाम डिंपल बताया। मैंने कहा काका जी तो सूट पर गए। फिर 3 4 दिन तक लगातार कॉल आते रहे। वो मुझसे बहुत इज्जत से बात करती थी, मुझे प्रशांत साहब कहती थी। एक शाम को मैंने काका जी से कहा कि डिंपल नाम की एक लड़की रोज कॉल करके आपको पूछती है। काका जी मुस्कुरा दिए, बोले हाँ वो बॉपी की हीरोइन है, उसकी कॉल ठीक से अटेंड किया करो। और एक दिन बाद चुन्नी भाई कपाड़िया आशीर्वाद आए और उनके साथ एक लड़की भी थी। प्रशांत को देखकर वो बोले, प्रशांत ये मेरी बेटी डिंपल है। और इस बात पर डिंपल हंस पड़ी और बोली, प्रशांत साहब मुझे पहचाना, हमारी कई बार बात हो चुकी है। प्रशांत हंस पड़े और मेहमानों को घर के अंदर ले आए। ये डिंपल का आशीर्वाद में पहला कदम था। मार्च 1973 में अपनी पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने से पहले ही डिंपल राजेश खन्ना की जीवन संगिनी बनकर आशीर्वाद में आई। दोनों की शादी उस दौर में बंबई ही नहीं देश की सबसे बड़ी शादी के रूप में चर्चित हुई थी और शुरुआत के साल कामयाबी और खुशियों के साल थे। डिंपल ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कर दिया। दोनों की 2 बेटियां हुई, लेकिन फिर अमिताभ की एंट्री और फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्मों के उलट एक्शन फिल्मों के नए दौर ने समय बदल दिया। कुछ ही साल में अमिताभ नए सुपरस्टार के रूप में उभरे। करिश्माई कामयाबी के बाद राजेश खन्ना के ढलान पर आते करियर ने उन्हें बुरी तरह हिला कर रख दिया। महाचोर, महबूबा, अजनबी, आशिक हूं, बहारों का जैसी कई बड़ी फिल्मों की नाकामी ने राजेश के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। अंदर ही अंदर जल रही नाकामी की आग को हर शाम की शराब और भी ज्यादा भड़का देती थी। और फिर एक रात आशीर्वाद की टेरेस पर वो वाकया हुआ जिसे राजेश खन्ना ने सालों बाद मूवी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बयां किया। मुझे याद है कि एक बार सुबह के 3 बज रहे थे, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। अचानक मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसी नाकामी ने से मेरा सामना पहली बार हुआ था। एक के बाद एक मेरी 7 फिल्में फ्लॉप हो गई। उस रात बारिश हो रही थी, घुप अंधेरा था और मैं अपनी टेरेस पर अकेला था। अचानक मैं जैसे अपने होश खो बैठा और चीख पड़ा, परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान ना ले, हमें तेरे वजूद को इनकार कर दें। डिंपल के साथ उनके रिश्तों में भी तनाव बढ़ता जा रहा था। तकरीबन 9 साल लंबे समय तक साथ रहने के बाद राजेश खन्ना और डिंपल अलग हो गए और डिंपल आशीर्वाद छोड़कर चली गई। 1992 में राजेश खन्ना ने फिल्मों से ब्रेक लेकर राजनीति में किस्मत आजमाई और दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। 20 साल आशीर्वाद में रहने वाले अब वो बंगला छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। आशीर्वाद में काम करने वाले कई लोग भी धीरे धीरे काम करने कहीं दूसरी जगहों पर चले गए। राजेश खन्ना की जिंदगी में कई दौर आए, हर दौर में करीबी लोग का साथ छूटता रहा। अगर कुछ था तो जिसने जिंदगी के किसी भी लम्हे में उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, तो वो था अकेलापन। हर गुजरते दिन के साथ वो और अकेले होते चले गए। सालों बाद राजनीति से भी उनका मोहभंग हो गया और वो अपने शहर वापस लौटे, जो अब बंबई से मुंबई बन चुका था। और इनकम टैक्स से जुड़ा एक मसला बढ़ा और कुछ वक्त बाद ही उनके बंगले आशीर्वाद को टैक्स अथॉरिटी ने सील कर दिया। ऐसा समय आया जब आशीर्वाद छोड़कर राजेश खन्ना बांद्रा लिंकिंग रोड पर टाइटन के शोरूम के ऊपर वाली मंजिल में स्थित अपने ऑफिस में शिफ्ट हो गए। और वो ऑफिस काफी बड़ा था, मगर अपना बंगला छोड़ने की तकलीफ उन्हें बहुत थी। उनकी आखिरी फिल्म रियासत के निर्देशक अशोक त्यागी ने मुझे बताया कि ये उन दिनों की बात है जब वो लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में रहा करते थे। उनका बंगला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील किया हुआ था। एक दिन मुझे लेकर वो ड्राइव पर निकल गए और सीधे आशीर्वाद के सामने गाड़ी रोक दी। हम आमने सामने एक बेंच पर बैठ गए। उस रात हल्की हल्की बारिश के बीच राजेश खन्ना ने अशोक त्यागी को अपने सुनहरे दौर की कई बातें सुनाई। उन्होंने अशोक से कहा कि जिस बेंच पर हम बैठे हैं, किसी जमाने में उसी बेंच के पास सैकड़ों लोग हर रोज मुझे देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। गुजरे जमाने के सुपरस्टार का दर्द अशोक समझ गए और वह बोले, काका जी फिक्र मत करिए, आप देखना वो फैन फिर से आएंगे। इस बात पर राजेश खन्ना ने एक फीकी सी मुस्कान दी थी और फिर उनके फैंस आशीर्वाद लौट आए। हालांकि उनका बंगला आर्थिक संकट से बाहर आया और जीवन के अंतिम वर्षों में राजेश खन्ना आशीर्वाद में अकेले ही रहे और लेकिन फिल्मों में वो कभी मजबूत वापसी नहीं कर सके। सालों बाद अचानक आप देखते हैं कि उनकी गंभीर बीमारी की खबर आई और राजेश खन्ना इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि बार बार बेहोश तक हो जाते थे। वह मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे
और 20 जून को जब उन्हें अस्पताल में होश आया तो उन्होंने अपने परिवार से कहा वो अस्पताल में नहीं रहना चाहते, वो अपने घर जाना चाहते। उस दिन जब वो कार्टर रोड पर अपने बंगले आशीर्वाद पहुंचे तो नज़ारा अलग ही था, इतिहास दोहराया जा रहा था। आशीर्वाद के सामने आज एक बार सैकड़ों फैंस और देश भर की मीडिया के लोग जमा थे। हर कोई जानना चाहता था कि देश के पहले सुपरस्टार की हालत अब कैसी है। 21 जून 2012 को दोपहर आंखों पर काला चश्मा लगाए, गले में शॉल डाले, अपनी खास अदा में मुस्कुराते राजेश खन्ना कार्टर रोड पर बने अपने बंगले आशीर्वाद की अपनी उसी मशहूर बालकनी में निकल आए। सामने खड़े उनके फैंस उन्हें देखकर खुशी से चीख पड़े। इस पल में बाकी हर खबर भूलकर देश का तकरीबन हर न्यूज चैनल राजेश खन्ना की ये तस्वीर लाइव दिखा रहा था। राजेश खन्ना ने अपने चिरपरिचित अंदाज में हाथ उठाकर सबकी तरफ बड़े स्टाइल से वेव किया और उनके ओंठों पर मुस्कुराहट फैली थी। हाँ, उनके फैंस लौट आए थे। पूरा माहौल उनके सुपरस्टारडम के दिनों की याद दिला रहा था। और आप देखेंगे कि अगले ही दिन यानी 23 जून को उन्हें फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और आप देखेंगे कि और हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत और ख़राब होती गई और उनके परिवार चाहता था कि वो अस्पताल में ही रहें, लेकिन उनकी जिद थी कि वो आखिरी सांस आशीर्वाद में ही लेना चाहते हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक 17 जुलाई को उन्हें आखिरी बार मुंबई की लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर उनके बंगले आशीर्वाद ले जाया गया। राजेश खन्ना के जीवन और फिल्म करियर पर मैंने एक पुस्तक लिखी। उस किताब को लिखने के दौरान मुझे उनके करीबी लोगों ने बताया कि 18 जुलाई को आशीर्वाद ने अपने बेडरूम में उन्होंने अपनी अंतिम आखिरी सांस लेते हुए कहा, टाइम अप हो गया, बैकअप। और 2014 में परिवार ने आशीर्वाद को एक उद्योगपति को बेच दिया। एक नई इमारत खड़ी करने के लिए आशीर्वाद को कुछ साल बाद ढा दिया गया। राजेश खन्ना के साथ साथ शायद आशीर्वाद का चक्र भी पूरा हो गया। फिल्म इतिहास के पन्नों में जब जब राजेश खन्ना का जिक्र होता है, आशीर्वाद भी सिनेमा की एक अहम दौर के गवाह के तौर पर शामिल रहेगा। और इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है राजेश खन्ना से जुड़े हुए, उनके घर की, उनके बंगले किसकी, आशीर्वाद की। धन्यवाद।